मैं शिवा आपके अपने ऑनलाइन परिवार टेक स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का फुल सॉल्यूशन करूंगा। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल के स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि समीकरण जो दिए गए हैं हमारे पास, इनका हमें ज्ञात करना है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 3 में भी इसी प्रकार से सॉल्व किए थे, लेकिन इसमें थोड़ा आगे का पूछा गया है। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, समीकरण x - 3y - 3 बराबर 0 और 3x - 9y - 2 बराबर 0। अब इसे हम उधर भेज देंगे -3 को, तो ये +3 हो जाएगा और इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना इनके मानक समीकरण a1x + b1y बराबर c1 से करेंगे और a2x b2y बराबर c2 से करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा a1 बराबर 1, ये रहा a1 बराबर 1, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 3 और a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर यहाँ पर 2 होगा, c2 बराबर 2। और आप लोग देख सकते हैं a1/a2 बराबर हमारे पास है 1/3 और b1/b2 यानी कि -3/-9 यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल है और 3 कम 3 3 यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट b1/b2 नॉट बराबर है 3 कम 3 3 6 यानी कि 1/2 आ रहा है यहाँ पर 1/2, तो नहीं बराबर है। था इस स्थिति में हमारे पास होता है समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। अगर इसका द्वितीय हल या कोई अपरिमित रूप से कोई हल होता तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2x + y बराबर 5, इसे समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरा समीकरण है 3x + 2y बराबर 8, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब इनकी भी तुलना करेंगे। पहले क्वेश्चन की बात, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x b1y बराबर c1 तथा a2x b2y c2 से करेंगे। तो हमारे पास a2 बराबर 2 आ जाएगा, b2 बराबर 1 आ जाएगा और b2 बराबर 2 आ जाएगा, c1 बराबर 5 और c2 बराबर 8 आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास a1/a2 बराबर 2/3 और b1/b2 1/2, जो कि नॉट बराबर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है। इस स्थिति में समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। अब अद्वितीय हल है तो हम वज्र गुणन विधि अप्लाई करने के लिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, ये रहा, ये वज्र गुणन विधि है, यानी कि द्वितीय हल स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। अब देखेंगे वज्र गुणन विधि क्या होती है। वज्र गुणन विधि हमारे पास दो समीकरणों से मिलकर बनाई जाती है। हमारे पास पहला समीकरण होता है a1x + b1y बराबर c1, ये समीकरण 1, और a2x + b2y बराबर c2, ये समीकरण 2 होता है। अब वज्र गुणन विधि में हम ये हमारे पास होता है x और y, यहाँ पर लिखेंगे x और y, ये फार्मूला होता है यहाँ पर x/b1 c2 - b2 c1 और y/c1 a2 - c2 a1 बराबर -1/a1 b2 a2 b1, ये हमारे पास होता है। ये आप लोग याद कर लीजिए, फार्मूला नोट कर लीजिए, ये वज्र गुणन विधि का फार्मूला है। इसे हम किस प्रकार निकालते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे x लिख लेंगे पहले, ये रहा, और उसके बाद b1 लिख लेंगे और यहाँ b2 लिख लेंगे और यहाँ c1 लिख लेंगे, c2, फिर a1 a2, फिर a1 b1 b2। अब यहाँ पर पहले b1 c2 की गुणा करेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर b2 c1 और यहाँ पर c1 a2 - c2 a1 और दूसरा -1 के नीचे हो जाएगा a1 b2 और -a2 b1, ये हो जाएगा। यहाँ पर लेंगे, यानी कि पहला पद लेंगे x का मान निकालने के लिए, पहला पद ये और लास्ट पर तीसरा पद ये लेंगे, तो हमारे पास x का मान निकल के आ जाएगा, ये x का मान ये निकल के आया। अब दूसरा पद लेंगे तो हमारे पास ये निकल के आए, या दूसरा पद व तीसरा पद लेंगे तो y का मान ये हमारे पास निकल के आए। यही वज्र गुणन विधि है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी।
अब जो हमने मान निकाले थे A1 A2 और B1 B2 के, वो इसमें फार्मूले में रखेंगे। तो यहाँ पर ये रखा है हमने सारे, आप लोग रखेंगे इस प्रकार और गुणा करेंगे तो हमारे पास ये मान निकल के आ जाएंगे। ये मान निकल के आ जाएगा 8 एकम 8 माइनस 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 15 माइनस 8 दूनी 16, ये आ जाएगा। और 2 दूने 4 माइनस 3 एकम 3, ये आ जाएगा। 8 में से 10 जाएंगे तो हमारे पास x बट्टे -2 हो जाएगा, -2। और यहाँ पर y बटे -1 बच जाएगा और -1 बट्टे -1 हो जाएगा। अब x का मान निकालने के लिए पहला तीसरा पद लेंगे तो x बटे 2 बराबर -1/1, यानी कि x बटे 2 बराबर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बराबर 2 हो जाएगा। अब y का मान ज्ञात करने के लिए लेंगे हम तीसरा और दूसरा पद। दूसरा व तीसरा पद, हमारा दूसरा पद था हमारा y बटे -1 और -1/1, तो y बराबर 1 और x बराबर 2 निकल के आ जाएगा। यही हमसे पूछा गया था। इनके समीकरण हैं 3x - 5y बराबर 20, ये पहला समीकरण मान लेंगे, और 6x - 10y बराबर 40 से हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब यहाँ पर a1 का तुलना कर लेंगे। समीकरण एक की तुलना a1x + b1y बराबर c1 से, तो a1 बराबर 3 और b1 बराबर -5 और c1 बराबर 20 आ जाएगा। अब a2 और b2 c2 का मान इसी प्रकार आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसे सरल कर लेंगे। 5 एकम 5 5 दूना 10, 20 एकम 20 20 दूना 40, 3 एकम 3 3 दूना 6। यहाँ पर तीनों मान 1/2 आए हैं, यानी कि इस समीकरण रूप के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर इस सवाल में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो इस स्थिति में बीजगणित विधि अप्लाई नहीं होगी। यदि इसमें एक अद्वितीय हल होता तो हम बीजगणित विधि अप्लाई करते हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में भी कहा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन चौथा है, x - 3y बराबर -7 और 3x - 3y बराबर 15। ये उधर जाके 7 हो जाएगा, ये उधर जाके 15 हो जाएगा। हम यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे दूसरे समीकरण से, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 5 बराबर 5, ये समीकरण 2 हमारे पास बन जाएगा। और समीकरण 1 व 2 की तुलना इनके मानक समीकरण a1x + b1y बराबर c1 तथा a2x + b2y बराबर c2 से करेंगे। तो a1 बराबर 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर 7 और a2 बराबर 1 और b2 बराबर -1, c2 बराबर 5 निकल के आ जाएगा। a1 बटे a2 बराबर 1/1, यानी कि 1, और b1 बटे b2 बराबर -3/1 -1, यानी कि 3, और c1 बटे c2 बराबर 7/5। देख सकते हैं a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2, यानी कि इस स्थिति में समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल है तो इस स्थिति में बीजगणित विधि लागू होगी। बीजगणित विधि लागू करने के लिए x और बीजगणित विधि फार्मूले में उसी प्रकार मान रखेंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो x बटे 15 -15 + 7 और बराबर y बटे 7 - 5 बराबर -1 बटे -1 + 3 निकल आ जाएगा। 7 - 15 तो -8 और 7 - 5 तो 2 और 2, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो यह -4 हो जाएगा, और 2 को भाग करेंगे 2 से तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1। अब x का मान निकालने के लिए पहला और तीसरा पद लेंगे, और y का मान निकालने के लिए दूसरा व तीसरा पद लेंगे। पहला पद हमारे पास था x बटे -4 और तीसरा पद था -1, यानी कि इधर गुणा हो जाएगी। x बराबर -4 गुणे -1, तो x बराबर हमारे पास 4 निकल के आ जाएगा। अब y का मान निकालेंगे दूसरा व तीसरा पद से। हमारे पास था y बराबर, यहाँ पर y बटे 1 बराबर -1/1, तो y बराबर हमारे पास -1 निकल के आ जाएगा। अब ये इस सवाल के आंसर हो जाएंगे। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का पहला, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं और उनके किस मान के लिए जो मान आएगा वो हमें ज्ञात करना है और देखना है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये सवाल दे रखे, समीकरण दे रखे थे। सवाल में आप लोग देख सकते हैं 2x + 3y बराबर 7, ये पहला समीकरण हमारे पास है। और दूसरा समीकरण है a - bx + a + by बराबर 3ab + b - 2 बराबर, ये हम दूसरा समीकरण मान लेंगे।
अब तुलना करेंगे तो A1 बराबर 2 आ जाएगा, B1 बराबर 3 आ जाएगा, C1 बराबर 7 आ जाएगा और A2 बराबर A माइनस बी ये हो जाएगा यहाँ पर, और B2 बराबर A प्लस बी और C2 बराबर 3A प्लस बी माइनस 2 ये आ जाएगा। और चूँकि सवाल में कह रखा है समीकरण निकाय के परिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि अनंत हल हैं, तो अनंत हल स्थिति में ये हमारे पास कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसमें मान रखेंगे तो A1 का मान 2 है और A2 का मान A माइनस बी है और B1 का मान 3 है और B2 का मान A प्लस बी है और C1/C2 का मान ये है। अब पहला व दूसरा पद लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2/A माइनस बी बराबर 3/A प्लस बी, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास हो जाएगा 2A प्लस 2B बराबर 3A और माइनस 3B। यहाँ पर हो जाएगा 2A, इधर जाके माइनस में हो जाएगा 3A और यहाँ पर प्लस 2B और यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस का 3B हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -A ये प्लस का 5B, यानी कि A माइनस 5B बराबर 0 हो जाएगा। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ A और माइनस 5B बराबर 0। इसे समीकरण तीसरा मान लेंगे। अब दूसरे व तीसरे पद से लेंगे। दूसरा पद हमारे पास है 3/A प्लस बी और तीसरा पद है 7/3A प्लस बी माइनस 2। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 9A प्लस 3B माइनस 6 यहाँ पर हो जाएगा बराबर में 7A प्लस 7B बराबर, और ये हो जाएगा 9A माइनस 7A इधर हो जाएगा तो माइनस ये 2A हो जाएगा और ये 3B है प्लस का और ये माइनस का 7B इधर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4B बराबर में 6 ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा A माइनस 2B बराबर 3। इसे हम समीकरण 4 मान लेंगे। अब समीकरण 4 व 3 को घटा देंगे तो समीकरण 4 हमारे पास था A माइनस 2B बराबर 3 और समीकरण 3 था हमारे पास A माइनस 5B बराबर 0। तो घटाने पर निशान बदल जाएंगे माइनस और ये प्लस, ये माइनस ये कट जाएगा, तो 2B माइनस 2B और प्लस का -2B और प्लस का 5B, यानी कि 2B यहाँ पर हो जाएगा 3B हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पर 3 0, यानी कि B बराबर 3 से 3 करने, यानी कि B बराबर 1 आ जाएगा। B का मान निकल के आ चुका है। अब A का मान निकालेंगे। समीकरण 3 से देखेंगे, समीकरण 3 से हमारे पास A माइनस 5B बराबर 0 और B का मान रखेंगे A माइनस 5 गुणे 1, यानी कि A माइनस 5, तो ये हो जाएगा A बराबर 5, यानी कि A बराबर 5 निकल के आ गया जो हमसे पूछा गया था और B बराबर 1 निकल के आ गया। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, यानी कि के का मान ज्ञात करना है और कंडीशन दे रखी है समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ये समीकरण दे रखे हैं हमसे 3x प्लस वाई बराबर 1 और 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। इसे हम एक समीकरण मान लेंगे और दूसरा समीकरण हमारे पास है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। इसे हम समीकरण दूसरा मान लेंगे। इनकी तुलना करेंगे तो हमारे पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान ये हमारे पास निकल के आ जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। अब चूँकि सवाल में कह रखा है समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होने की स्थिति में हमारे पास एक कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2। तो यहाँ पर इसमें मान रखेंगे। अब पहला दूसरा पद लेंगे, पहला पद ये है हमारे पास, दूसरा पद ये है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3k माइनस 1 ये 3 इधर हो जाएगा और ये 2k माइनस 1 इधर हो जाएगा और यहाँ पर k बराबर 2 निकल के आ जाएगा। ये हमसे पूछा गया था। यहाँ पर 3k माइनस 3 है, 3k माइनस 3 है हमारे पास और ये 2k बराबर में 2k माइनस 1 है बराबर 2k माइनस 1 है और यहाँ पर 3k माइनस 3 ऐसे ही रखेंगे, ये माइनस 2k इधर हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर k और यहाँ पर -2 हो जाएगा तो k बराबर 2 निकल के आ जाएगा। ये हमसे k का मान पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि एवं वर्गगुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। यानी कि इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि और वर्गगुणन विधि दोनों से हल करना है और हमें देखना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ये समीकरण दिए हैं 8x प्लस वाई बराबर 9, ये इसे हम पहला समीकरण मान लेंगे और 3x प्लस 2y बराबर 4 इसे समीकरण दूसरा मान लेंगे। समीकरण दूसरे से पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो x का मान ज्ञात करेंगे तो 2 हमारे पास है 3x प्लस 2y बराबर 4, तो 3x बराबर ये 4 माइनस 2y उधर जाके माइनस का हो गया
अब x बराबर ये हमारे पास निकल गया है 4-2y/3। अब x का मान जो निकल के आया इसे हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास 8x + 5y = 9 ये रहा। अब x का मान रखेंगे, ये रहा। अब एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर गुणा होगी 8 × 32 माइनस 8 दूनी 16y/3 + 5y = 9। आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 5y में तो 15y यहाँ पर हो जाएगा। अब ये इधर इसकी गुणा हो जाएगी, 9 × 3 = 27 इधर उधर बच जाएगा। अब यहाँ पर -16y इधर ही रहने देंगे और 32 उधर भेज देंगे तो माइनस के हो जाएंगे 27 - 32। यहाँ पर -16y + 15y यानी कि -y बराबर -5 तो y बराबर -5 का जो तो y बराबर 5 निकल के आ गया। अब ये y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 था हमारे पास 3x + 2y = 4। अब 3x + 2y = 4। अब 3x + 2 गुणे y = 5 रखेंगे तो 5 × 10 = 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 10 = 4। 3x बराबर ये 10 उधर जाके माइनस में हो जाएगा 4 - 10 तो अब 3x x बराबर 4 - 10/3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 में से 10 जाएंगे तो यहाँ पर -6 हो जाएगा यानी कि -6/3 यानी कि -2 x बराबर 2 निकल के आया, y बराबर 5 यही हमसे पूछा गया था। अब इसी क्वेश्चन को बीज गुणन विधि से हल करने को कहा गया था तो बीज गुणन विधि द्वारा हल करेंगे। समीकरण हमारे पास ये पहले दूसरे सेम रखेंगे और इसमें मान रखेंगे बीज गुणन विधि से तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। पहला व तीसरा पद लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x/2 बराबर -1/1 तो x बराबर हमारे पास ये उधर जाके -2 हो जाएगा। ये हम x बराबर 2 यहाँ पर भी आ चुका है। अब दूसरा व तीसरा पद लेने पर तो y बराबर हमारे पास -5 × 5 यानी कि प्लस का 5 तो y बराबर 5 यहाँ पर भी आ गया और y बराबर 5 वहाँ पर भी आ गया था। तो x और y के मान दोनों विधियों से सेम आए हैं, यही हमसे पूछा गया था। अगला सवाल है हमारा, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है यानी कि एक भाग जो कि नियत ही रहता है हमेशा लगेगा तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, यानी कि एक भाग तो देना ही पड़ेगा और दूसरा भाग कि छात्र ने कितने दिन खाना खाया है वो है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, यानी कि एक विद्यार्थी ए है जो कि 20 दिन खाना खाता है तो उसे 1000 रुपये देने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी है जो कि 26 दिन खाना खाता है उसे 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में मान लेंगे माना छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत भाग जो कि 100 रुपये लग रहा है तथा प्रतिदिन का भोजन खर्च जो कि 22 रुपये लग रहा है। क्योंकि सवाल में विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन कराने के लिए 1000 रुपये देने पड़ते हैं तो मान लेंगे पहली शर्त क्या है, यानी कि नियत भाग जो कि 100 रुपये लगेगा ही और प्लस और 22 रुपये जो कि एक दिन के हिसाब से लग रहे हैं तो 20 दिन उसने कहा है तो 20 बाई हो जाएगा और बराबर 1000 रुपये उसने पे किए हैं दोनों को मिला के तो हमारे पास हो जाएगा समीकरण ये एक बन जाएगा। और दूसरा विद्यार्थी बी जो कि 26 दिन भोजन कराने के लिए 1180 रुपये देता है, यानी कि दूसरा विद्यार्थी जो कि है बी वो x भाग तो वो देता ही है और प्लस 26 दिन और खाता है और जो कि 22 रुपये एक दिन के हिसाब से तो 1180 देता है। ये हमारे समीकरण 2 बन जाएगा। अब समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 2 हमारे पास x + 26y बराबर 1180 तो x बराबर 1180 -26y उधर जाके चला जाएगा। x का जो मान निकल के आया इसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है हमारे पास x + 20y बराबर 1000, यहाँ पर रखेंगे 1180 - 26y ये हमने रखा तो 26y में से 20y जाएगा तो माइनस का 6y बच जाएगा और ये 1180 उधर जाके 1000 में से घट जाएंगे तो हमारे पास -180 बच जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 6y बराबर 180 तो y बराबर 180/6 तो 6 × 3 = 18 और 0 तो y बराबर 30 रुपये निकल आया, यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से 30 रुपये लग रहे हैं। अब y बराबर जो कि निकल के आया 30 रुपये ये मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 हमारे पास x + 26y बराबर 1180 तो यहाँ पर रखेंगे 30 रुपये। x + 26 × 30 बराबर 1180 यानी कि x + 780 बराबर 1180 तो x बराबर ये 780 उधर जाकर माइनस के हो जाएंगे। x बराबर 1180 - 780 बराबर 400। अच्छा उसे नियत भाग जो कि 400 रुपये देने पड़ रहे हैं और प्रतिदिन के हिसाब से 30 रुपये देने पड़ रहे हैं। ये हमसे x और y के मान पूछे गए थे, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न जो कि x/y के फॉर्म में होती है, x जो कि अंश होता है
और बाई इसका हर होता है। अब इसमें कह रहा है इसके अंश में से एक घटाया जाता है, यानी कि x में से एक घटाया जाता है और अंश सेम ही रहता है, हर सेम ही रहता है, तो यहाँ पर भिन्न 1/3 हो जाती है। ये समीकरण की पहली शर्त है, ये रही हमारे पास। और दूसरी कंडीशन क्या है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में जोड़ दिया जाती है, कि अंश में अब की बार कुछ नहीं करना है और हर में y और प्लस 8 कर देना है, तो हमारे पास ये बन जाती है 1/4। ये समीकरण की दूसरी शर्त है। हम मान लेंगे भिन्न का अंश जो कि हमने माना था x और हर मान लेंगे y, और तब भिन्न बन जाएगी x/y। प्रश्न की पहली शर्त ये कह रही थी अंश में से एक घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 3x - 3 बराबर y, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - y बराबर -3 प्लस का 3, यह समीकरण की एक बन जाएगा। अब प्रश्न की दूसरी शर्त हमने बनाई थी x + y + 8 बराबर 1/4, तो 4x बराबर y + 8 हो जाएगा। ये समीकरण 2 मान लेंगे और समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 2 ये हमारे पास है और इसे भाग करेंगे यहाँ पर 4 से, तो x बराबर 8 - y/4 ये हो जाएगा। इसे समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 1 है हमारे पास 3x - y बराबर 3, तो यहाँ पर रखेंगे 8 - y बराबर 4, तो ये रहा 3 और 24 - 3y बराबर 4, ये रहा। एलसीएम लेंगे 4y और 4 × 12, ये उधर हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ये हो जाएगा 24 - 3y - 4y बराबर 12, ये यहाँ पर हो जाएगा -y बराबर -12, 12 में से 24 जाएंगे तो माइनस का 12 बच जाएगा, तो y बराबर -1 कैंसिल हो, तो y बराबर 12, जो y बराबर 12 निकल के आया इसे हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। 2 है हमारे पास 4x + y + 8 बराबर, तो 4x बराबर 12 + 8, तो 4x बराबर 20, तो x बराबर 20/4, तो x बराबर 5 निकल कर आ गया। तो हमारे पास x बराबर 5 और y बराबर 12 निकल के आया, तो हमारे पास भिन्न हो जाएगी 5/12। यही हमसे पूछा गया था। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, यानी कि जो सही उत्तर कर रहा है उस पर 3 अंक मिले, तथा प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई, यानी कि जो गलत उत्तर हुआ उस पर 1 अंक काट लिया गया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता है। यानी कि सही उत्तर पर अगर वो 4 अंक उसे दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो वो 50 अंक मिलते। तो पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। सॉल्यूशन के लिए मान लेंगे यश को सही उत्तर पर मिले अंक बराबर x और तथा यश को गलत उत्तर पर कटे अंक बराबर y। प्रश्न की कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी x और प्लस y, मान लेंगे ये। अब प्रश्न की पहली शर्त क्या कह रही है, सही उत्तर पर 3 अंक मिले, यानी कि 3x हो जाएगा सही उत्तर पर, और 1 अंक कटा तो यानी कि -y, तो बराबर यहाँ पर 40 हो जाएगा, 40 अंक मिले। और प्रश्न की दूसरी शर्त क्या है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले और गलत उत्तर पर 2 अंक कटे तो उसके पास 50 अंक हो जाते। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, समीकरण हमारा दूसरा बन जाएगा 2x - y बराबर 25, ये समीकरण दूसरा बन गया। 2 कॉमन ले लेंगे तो समीकरण 1 से 3x - y बराबर 40, तो 3x बराबर 40 प्लस का y उधर हो जाएगा, तो x बराबर 40 + y/3 ये हो जाएगा। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 है हमारे पास 2x - y, यहाँ पर 2 होगा बराबर 25, तो यहाँ पर मान रखेंगे 2 और इंटू 40 प्लस यहाँ पर 40 + y/3 -y बराबर 25, यहाँ पर 2 चौक 40 दूना 80, यानी कि 80 और प्लस 2y और यहाँ पर -3 एलसीएम हो जाएगा 3, तो -3y बराबर 25, यहाँ पर हो जाएगा 80 प्लस 2y और -3y बराबर ये 25 या 75 गुणा हो जाएगी हमारे पास हो जाएगा। तो 80 ये उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 80, तो -5 इधर बच जाएगा यहाँ पर, और 2y - 3y यानी कि -y बराबर -5, तो 5 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 5 करके आ गया। अतः उसके प्रत्येक गलत उत्तर पर 5 अंक कट रहे हैं और y का मान समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 1 हमारे पास 3x - y बराबर 40, और इसमें मान रखेंगे y का, तो 5 हो जाएगा। 3x - 5 बराबर 40, ये -5 उधर जाके प्लस का 5 हो गया, यानी कि 3x बराबर 45, तो x बराबर 45/5, यानी कि 15 × 45, x बराबर 15। अतः उसके प्रश्न उससे पूछे गए टेस्ट में प्रश्न कितने थे, तो हमने माना था प्रश्नों की संख्या x + y, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x का मान 15 और प्लस y का मान 15, यानी कि टेस्ट में कुल 20 प्रश्न थे, यही हमसे पूछा गया था, ये इसका आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आई होप कि
ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल स्टेक स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यानी कि एक डिस्टेंस है जो कि रोड की दी गई है और इस पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इस पर 100 किलोमीटर की इन दोनों के बीच की दूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय, यानी कि एक कार ए से जा रही है और दूसरी कार बी से आ रही है और एक ही समय एक ही दिशा में चलती हैं। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। यानी कि यदि एक ही दिशा में दोनों चलें तो ये 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं और यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, यानी कि एक इधर से जाए एक इधर से जाए, तो वे 1 घंटे के बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेंगे एक हमारे पास ये रोड है, इसमें 3 पॉइंट है ए और बी और सी। ये 100 किलोमीटर दूरी ए और बी के बीच में 100 किलोमीटर दूरी हमारे पास दी गई है और बी और सी के बीच में हम मान लेंगे ए किलोमीटर दूरी है हमारे पास। मान लेंगे पहले कार की चाल जो कि x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमारे पास फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फार्मूला होता है। तो प्रश्न के अनुसार चाल जो कि x किलोमीटर प्रति घंटा से है और दूरी कितनी चल रही है, 100 किलोमीटर ये चल रही है और 1 किलोमीटर यानी कि 100 प्लस ए और जो कि 5 घंटे के बाद मिल रही है। तो 5 ये हमारे पास हो जाएगा 100 प्लस ए बराबर बट्टे 5 यहाँ पर हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है, दूसरी कार जो कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और 1 किलोमीटर दूरी ये तय कर रही है यहाँ से 1 किलोमीटर और ये 5 घंटे के बाद ये भी मिलती है। तो हमारे पास हो जाएगा ए बराबर 5/, ये हो जाएगा एक समीकरण ए बराबर 5/, और दूसरा यहाँ पर 5x बराबर 100 प्लस ए, ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर 100 प्लस ए का मान रखेंगे तो ए बराबर 5/, है तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 5x बराबर 100 प्लस 5/, ये हो जाएगा। अब ये प्लस का 5/, है इधर इसके उठा ले जाएंगे उधर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 5/, बराबर 100। यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस y बराबर 20। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और प्रश्न की दूसरी शर्त क्या कर रही है, ए और बी के बीच 100 किलोमीटर दूरी, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। कारें विपरीत दिशा में तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, यानी कि x प्लस वाई, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई बराबर 100/1, यानी कि 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 100, ये समीकरण दूसरा, ये समीकरण पहला है। और यहाँ पर चालें एक ही दिशा में चल रही थी तो कारों की चाल घट जाएगी x माइनस वाई। और समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे हमारे पास माइनस का y प्लस का y कैंसिल हो जाएगा और x प्लस x 2x और 100 प्लस 20 120, यानी कि x बराबर 2x बराबर 120। तो x बराबर 120/2 तो x बराबर 60, यानी कि पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि निकल कर आ गई है। अब x का मान जो कि समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 20, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे 60, तो 60 माइनस वाई बराबर 20, तो माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, तो फिर हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस 40, तो वाई बराबर 40, यानी कि पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमसे पूछा गया था। ये इस सवाल के आंसर हो जाएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यानी कि यदि हम इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें, यानी कि 5 यूनिट लंबाई में कमी कर दें और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें, तो इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। और दूसरी शर्त क्या है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें, यानी अब की बार लंबाई को बढ़ाना है और इसकी चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाना है, तो इसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। आयत की विमाएँ हमसे पूछी गई है, यानी कि इनकी लंबाई और चौड़ाई हमसे पूछी गई है। इसे बना लिए। अब मान लेंगे इसकी लंबाई जो कि है x मीटर और चौड़ाई इसकी मान लेंगे 22 मीटर, तो इसका
क्षेत्रफल हो जाएगा x इंटू वाई मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब प्रश्न की पहली शर्त क्या कह रही है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। प्रश्न की पहली शर्त है यदि इसकी लंबाई को 5 इकाई कम किया जाता है, यानी कि लंबाई x है, इससे हम 5 घटा दें तो 5 इकाई कम हो जाएगी, और इसकी चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यानी कि चौड़ाई y मीटर थी, इसमें हम 3 और जोड़ दें तो 3 मीटर बढ़ जाएगी, और तो इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल हमारे पास क्या था, XY था, और इसमें से 9 कम हो जाएगा, यानी कि हमारे पास फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल ये रहा XY, ये इसका मान रखेंगे, इनकी गुणा हो जाएगी, तो x-5 ये रहा, और XY+3 ये रहा, इनकी गुणा हो जाएगी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई ये रहा, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा XY और +3x -5y बराबर 15 - 9। यहाँ पर इनकी दोनों की समय गुणा हो जाएगी, तो भाई यहाँ पर से ये हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, +- x y और -xy, तो हमारे पास जाएगा 3x - 5y बराबर 6। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो प्रश्न की दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त कह रही है यदि इसकी लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि अब की बार लंबाई भी बढ़ानी है, चौड़ाई, लंबाई x है, इसमें 3 इकाई बढ़ानी है तो 3 इकाई बढ़ जाएगी, और चौड़ाई y है, इसमें 2 इकाई बढ़ानी है तो 2 बढ़ा देंगे, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल हो जाएगा XY, इसमें कितना बढ़ जाएगा 6 वर्ग इकाई, तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई की गुणा करेंगे तो XY, और यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो x इंटू वाई तो XY हो जाएगा। अब x की 2 में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब 3 की फिर से गुणा 3y हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा बराबर XY, और प्लस ये 67 यानी कि 67 वर्ग किलोमीटर बढ़ जाता है, तो 67 हो जाएगा। पहले मैंने गलती से 6 बोल दिया था, तो यहाँ पर ये XY, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये बराबर के उधर के हैं, इधर ले आएंगे, यहाँ पर माइनस के XY और ये माइनस का 67 हो जाएगा। यहाँ पर XY और XY कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2x + 3y बराबर 67 - 6, तो 2x + 3y बराबर 61, और ये 6 उधर भेज देंगे तो 67 - अब ये XY इधर है, तो इस XY को इधर ही उठा ले आएंगे, और 67 उधर ही नहीं देंगे, और 6 को उधर भेज देंगे 67 में, तो हमारे पास हो जाएगा XY से XY ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा 2x + 3y बराबर 67 - 6, तो 2x + 3y 67 में से 6 जाएगा, तो 2x + 3y बराबर 61। ये समीकरण 2 बन जाएगा, ये समीकरण 1 है। अब इनको सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारे पास है, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, और समीकरण 2 ये है, इसमें 3 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा नया समीकरण 3 दूना 6x + 5 दूना 10y बराबर 6 दूनी 12, ये बन जाएगा। इसे समीकरण 3 मान लेंगे। हमारे पास समीकरण दूसरा ये रहा, इसमें 3 से गुणा करेंगे, यानी कि 3 दूना 6x + 3 × 9y बराबर 183, यानी कि अब ये घटा देंगे तो घटाने पर निशान बदल जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। और 10y में से ये माइनस का 10y ये रहा, और ये माइनस का 9y ये रहा, तो माइनस का 19y ये हो जाएगा, और यहाँ पर 12 में से 183 जाएगा, तो -171, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 19y बराबर 171, तो y बराबर 171/19, यानी कि 19 निमा 171, तो y बराबर 9 निकल के आ जाएगा। अब y बराबर जो 9, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 है हमारे पास 2x + 3y बराबर 61, यहाँ पर रखेंगे 2x + y का मान रखेंगे 3 × 9,
बराबर 61। तो 2x प्लस 3×27, 2x प्लस 27 बराबर 61। ये 27 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 61 माइनस 27, 27 61 में से 27 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 34। तो x बराबर हो जाएगा 34/2, यानी कि x बराबर 17। अतः हमारे पास x का मान निकल के आ गया 17 और y का मान निकल के आ गया 19, जो कि हमने माना था x बराबर आयत की लंबाई और y बराबर आयत की चौड़ाई। तो आयत की लंबाई हमारे पास 17 मीटर हो जाएगी और आयत की चौड़ाई 9 मीटर हो जाएगी। ये हमसे पूछा गया था, इस सवाल का आंसर हो जाएगा।